नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेल की मिली मेजबानी। सरकरा और खेल विभाग जुटा तैयारियों में। सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। इंडियन ओलंपिक संघ ने 34 खेलों को दी मान्यता। बागेश्वर उपचुनाव की जीत के बाद बीजेपी लोकसभा की तैयारियों में जुटे। प्रदेशाध्यक्ष भट्ट ने कहा, मंगलवार को टेहरी में होगी पहले चरण की बैठक। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 1 दिवसीय देहरादून दौरा। 12 सितंबर को देंगे कई सौगात। बीजेपी ने कहा, उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में करेगा मार्गदर्शन। उत्तराखंड में 17 से 21 नवंबर तक जीआई महोत्सव। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने तैयारियों को लेकर की बैठक। 18 उत्पादों को मिलेगा जीआई टैग। उत्तराखंड में डेंगू का बढ़ता प्रकोप प्रशासन के लिए बना चिंता का विषय। स्वास्थ्य विभाग ने निपटने को तैयार। 1130 मामले सामने आए अब तक। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आगामी 12 सितंबर को 142 देहरादून में विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण और प्रदेश के 142 पीएम श्री स्कूल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति योजना और उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का विधिवत शुभारंभ करेंगे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री के इस दौरे से अब सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ महीने बाद चुनाव है और अब शिलान्यास करके उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। और अगर शिलान्यास करना हो तो 3 साल पहले कर चुके होते, अब तक स्कूल बन गए होते और लोग उसका लाभ ले चुके होते। देखिए, अभी चुनाव है कुछ महीने बाद, और आज शिलान्यास करके ये उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करे। अगर यही काम करना था तो 3 साल पहले हो जाता, ताकि स्कूल अभी तक बन चुके होते और लोगों को उसका लाभ मिल रहा होता। आज आपके द्वारा जो नवोदय विद्यालय हैं उनमें भोजन तक की व्यवस्था नहीं हो रही, वहाँ साधनों की व्यवस्था नहीं हो रही, टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही है, किताबें समय से नहीं बंट पा रही, उसकी व्यवस्था को ठीक करें। आपने प्राइवेट स्कूलों को कह दिया कि इतने शौचालय होने चाहिए, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, इतने अध्यापक अध्यापिकाएं होने चाहिए, और आपके खुद के सरकारी अस्पतालों स्कूलों में जो है आज टीचर्स नहीं हैं, उसकी ओर को ध्यान देना चाहिए। नए उद्घाटन करने से क्या होगा, शिलान्यास करने से क्या होगा? क्या ये 4 महीने में स्कूल बन के तैयार हो जाएंगे जिन स्कूलों का आप जिक्र कर रहे हैं? रुड़की के प्रशासनिक भवन में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष हर्षपाल सिंह के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोकदल के युवा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देवेंद्र टिकोला को सौंपी गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड प्रदेश में युवाओं को एक नया बल मिलेगा। मुझ पे विश्वास जताया है उस पार्टी के लिए, राष्ट्रीय लोकदल के लिए, वे सच्चाई ईमानदारी से और सभी समाज के शोषित गरीब किसान मजदूर युवा भाइयों को साथ लेके अपनी पार्टी का प्रदेश में परचम लहराने का काम करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। यहाँ पर किसानों को इस बार भी इतना भारी नुकसान हुआ है। बरसात 2 महीने हो गए लगातार हो रही है, और किसान जो प्लेन का है वो बिल्कुल चौपट हो गया। उसकी फसलें डूब गई, गन्ने खत्म हो गए, गेहूं धान खत्म हो गए, उड़द खत्म हो गए, जो साग सब्जियां थी वो खत्म हो गई, तो वो पिस गया बुरी तरीके से। और कोई भी सरकार उसकी बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ की सरकार सोई हुई है। उस मुद्दे को हम सबसे पहले उठाएंगे। डोईवाला के नरछीवाला में श्री राधे राधे जन कल्याण योग पीठ के योग गुरु विजय शाही के द्वारा हरितालिका तीज के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग टीम की महिलाओं ने हरितालिका तीज का पर्व काफी उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया।
ये समाज कर रहा है। इस अवसर पर उन्होंने मांग की है कि इसको प्रदेश के सांस्कृतिक मेले में शामिल किया जाए। हम मुख्यमंत्री से बातचीत करके इसको प्रदेश के सांस्कृतिक मेले में शामिल कराएंगे। अगले बार जब मेला मनाएंगे तो प्रदेश का सांस्कृतिक मेला होगा। और अपने संस्कृति के संवर्धन के लिए एक बार मैं 240 विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी को और बीज कमेटी के अध्यक्ष को शुभकामनाएं देता हूँ। हरिद्वार में सुबह हुई हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पूरा मामला शहर कोतवाली के खंगल का है, जहां एक व्यक्ति सुबह अपने घर पर लेटा हुआ था, तभी एक आरोपी आकर व्यक्ति के सिर में गोली मारकर फरार हो गया था। वहीं लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस सूचना पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। युवक को गोली मार दी, तत्काल पुलिस टीम पहुंची थी। युवक की शिनाख्त जो है करण उर्फ कन्नू के जो कनखल का निवासी है, करीब 20 साल इसकी उम्र है। और इसके बाद इसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी, क्योंकि मौके पर जो पूछताछ की गई पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल पर सीनियर अधिकारी पहुंचे तो जानकारी मिली कि एक युवक और 2 अन्य युवक थे। एक के द्वारा फायर किया गया, 2 और युवक थे जो साथ में भागे वहाँ से। लगातार हमारी टीमें जैसी इस बात को मिली सीसीटीवी फुटेज अन्य पूछताछ के आधार पर टीम लगाई गई थी। और टीम को अभी इसमें जो एक हमलावर मेन था, इसका नाम है हर्षित चड्ढा, उसको अभी पुलिस ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। क्या कारण रहा, किस कारणों से ये हत्या की गई और ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया, इसके पीछे क्या वजह थी, सारी चीज़ें पूछताछ के बाद क्लियर हो पाएंगी। लेकिन अभी तक एक केस में जो मेन हमलावर था। कोटद्वार के गंगादत्त जोशी मार्ग पर बैग की दुकान के ऊपरी मंजिल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग पर फायर की गाड़ियों ने समय रहते काबू पा लिया। मौके पर पहुंचे पुलिस और फायर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी मिली है, जिसके लिए सरकार और खेल विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। एक महीने पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल मंत्री और खेल विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की थी, जिसमें अब तक राष्ट्रीय खेलों को लेकर की गई तैयारी पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई थी। जबकि बैठक में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेलों के लिए सभी अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के सख्त निर्देश दिए थे। पिछले 2 सालों से उत्तराखंड खेल विभाग राष्ट्रीय खेल की मेजबानी के लिए जो कोशिश कर रहा था, जो उत्तराखंड को मिल चुकी है। अपार खेल सचिव विजेंद्र सोनकर ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में इंडियन ओलंपिक संघ ने 34 खेलों को मान्यता दी है, जिनकी स्पर्धाएं देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी और नैनीताल में होनी है। जबकि सरकार और खेल विभाग 34 स्पर्धाओं के साथ साथ 4 और नई स्पर्धाओं को इस साल होने वाले राष्ट्रीय खेलों में शामिल करने वाला है, जिसके लिए पारंपरिक खेल मलखंब, योगासन करने पर सहमति बन गई है। उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल बहुत पहले से इसकी प्रक्रिया चल रही थी, तो उस समय 34 खेलों की जो मान्यता मिली थी, जो जीटीसीसी साइन हुआ था, वो 34 गेमों के लिए साइन हुआ था। बाद में ये विचार आया कि चूँकि ये 38वां राष्ट्रीय खेल है तो 38 विधाएँ ही रखी जाएँ। तो उसके दृष्टिगत 3 खेल जो चयनित हुए हैं अभी तक जो फाइनल हुए हैं, उसमें एक तो योगासन है, मलखम्ब है और कराटे है, और एक खेल पे अभी विचार चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी जैसा निर्देश देंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। मंत्री गणेश जोशी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष पूर्ण होने पर पुष्पगुच्छ और शॉल उड़ाकर बधाई दी। गौरतलब है कि 10 सितंबर 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त करने की घोषणा की गई थी। बतौर राज्यपाल विधिवत रूप से उन्होंने 15 सितंबर को कार्यभार ग्रहण किया था। उत्तराखंड में बीजेपी बागेश्वर उपचुनाव जीतने के बाद उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के माने तो कल पहले चरण में टिहरी लोकसभा स्तर की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के सांसद, विधायक और लोकसभा की पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कल इस बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे और उनकी तरफ से भी कुछ दिशा निर्देश और सुझाव जो है पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा स्तर की इस बैठक के साथ साथ सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कल से हमारी लोकसभा स्तरीय
बैठकें हैं, सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की दृष्टिगत, साथ साथ नगर पंचायत, नगर पालिका और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आगामी माह में चलने वाले कार्यक्रमों का स्वरूप तय करेंगे। कल प्रातः 9:30 बजे पहले लोकसभा के सांसद, हमारे जो राज्यसभा के सांसद जिन्हें जो जिला अडॉप्ट किया है उस जिले के सांसद, हमारे प्रदेश के लोकसभा के पदाधिकारी जो उस लोकसभा रहते हैं, और सारे विधायकों की बैठक हमारी कल से रहेगी। और पूरी लोकसभा के मंडलों के अध्यक्ष, मंडलों के महामंत्री, हमारे जिला अध्यक्ष, जिलों के मोर्चों के प्रभारी के साथ बैठकर हम कार्यक्रम रचना बनाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 12 सितंबर को उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उत्तराखंड दौरे के दौरान मंत्री की सौगात देंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे की जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड राज्य हमेशा से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाता आया है और अब जो प्रधानमंत्री की तरफ से राज्य में 142 पीएम श्री स्कूल खोलने का काम किया जाएगा तो आने वाले दिनों में उत्तराखंड देश दुनिया को शिक्षा के क्षेत्र में और मार्गदर्शन देने का काम करेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन रहा है और जिस तरीके से आने वाले समय में हम शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान करने वाले हैं वो आने वाले समय में अन्य देशों के लिए भी उसका प्राथमिक रूप से एक मार्गदर्शन प्राप्त होगा। देश के यशस्वी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का उत्तराखंड आगमन है और उनके आगमन पर उनके द्वारा 142 पीएम श्री विद्यालयों का शिलान्यास किया जाना, सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का स्थापना या उसका शिलान्यास किया जाना और अन्य विषयों पर, शिक्षा के महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी समीक्षा करना और राज्य में जो शिक्षा का स्तर है, शिक्षा के जो विद्यालय भवन है, उनके लिए विशेष योगदान देना, ये दर्शाता है कि केंद्र उत्तराखंड राज्य पर विशेष दृष्टि से अपना। प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में जीआई महोत्सव की तैयारियों के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे सहित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने जीआई महोत्सव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों को जीआई महोत्सव के संबंध में आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। जीआई रजिस्ट्री विभाग भारत सरकार के द्वारा 17 से 21 नवंबर तक 5 दिवसीय जीआई महोत्सव का भव्य आयोजन जो है देहरादून में किया जाएगा। उत्तराखंड के 18 उत्पादों को जीआई टैग मिलने जा रहा है, जिसमें मंडवा, झिंगोरा, गहत, लाल चावल, काला भट्ट, माल्टा, चौलाई, रामदाना, अल्मोड़ा की लाल मिर्च, पहाड़ी तोर दाल, बुरांश शरबत, आडू, लीची, बेरीनाग की चाय सहित 18 उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग मिलेगा। उत्तराखंड के लगभग 18 उत्पादों को जीआई टैग मिलने वाला है, जो एडिशन टैग, जिसमें 12 हमारे कृषि विभाग के हैं और 6 इंडस्ट्री के हैं। हमारा मड़ुआ, झिंगोरा, गहत, लाल चावल, काला भट्ट, माल्टा, चौलाई, लखोरी मिर्च, पहाड़ी की तोर दाल, ब्रास, जूस, आड़ू, लीची और बेरीनाग की चाय। इस प्रकार जो है राफ्ट के उत्पादन, पिछोड़ा, लकड़ी के अन्य उत्पादन, घूटा जिसमें होते हैं, ये इंडस्ट्री विभाग के हैं। और इसके लिए 17 से 21 नवंबर तक एक मेला हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं और उधर हमें भारत सरकार के द्वारा इसके सर्टिफिकेट इश्यू होंगे। जिलाधिकारी देहरादून सोनिका ने कचहरी परिसर स्थित ऋषि पन्ना सभागार में जनता दरबार लगाया, जिसमें 97 जन शिकायतों का उनकी तरफ से निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि आज सबसे ज्यादा शिकायत है जमीनी विवाद और सीनियर सिटीजन के साथ हो रहे घरेलू हिंसा के मामलों की थी, जिस पर अधिकारियों को शिकायतों का निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि मानसून सीजन के अंतिम चरण में आपदा से हुए नुकसान पर कार्य करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
किस विभाग से संबंधित सबसे ज़्यादा है? करीबन 97 शिकायतें हैं आज हमारी, और हर तरह की शिकायत है। आपदा से रिलेटेड है, इंक्रोचमेंट से रिलेटेड है, लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड है, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड काफ़ी शिकायतें आ रही हैं, जिसमें कि घर में डोमेस्टिक वायलेंस या कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो सभी चीज़ों को, सभी अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि तत्काल जो जल्दी से निस्तारित हो सकती है इमीडिएटली उनको इमीडिएटली कर लें, और जो थोड़े से लैंड डिस्प्यूट रिलेटेड हैं उनको तरीके से देख के तत्काल। विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल ने उत्तराखंड में शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष आलोक कुमार सिन्हा ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि शौर्य यात्रा 19 सितंबर को बद्रीनाथ से प्रारंभ होकर संपूर्ण उत्तराखंड प्रांत के जिलों से गुजरते हुए 6 अक्टूबर को हरिद्वार पहुंचेगी, जहां इसका समापन होगा। शौर्य यात्रा में रात्रि प्रवास के दौरान सभाओं का आयोजन किया जाएगा। यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म के प्रति युवाओं को प्रेरित करना है। इसी के साथ आपको बता दें, धर्मांतरण, गौ हत्या, सनातन धर्म की रक्षा, लैंड जिहाद जैसे कई मुद्दों से युवाओं को प्रेरित करना होगा। उद्देश्य हिंदू समाज को स्वावलंबी, स्वाभिमानी और राष्ट्रभक्त बनाना है। हिंदू समाज के जो लड़के हैं, युवा हैं, आजकल नशे की गर्त में ज़्यादा चले जा रहे हैं। इनको नशे की आदत से बाहर निकालना, हिंदू समाज को लव जिहाद, लैंड जिहाद, इन सब चीज़ों के प्रति जागृत करना। पहाड़ों पर जैसा आप देख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के प्रति युवाओं को जागृत करके समाज को सुदृढ़ बनाने यही इसका लक्ष्य है। जोशीमठ आपदा पर एक बार फिर से सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। स्थानीय विधायक राजेंद्र भंडारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्थानीय विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि 400 से ज्यादा परिवारों को आपदा प्रभावितों के रूप में चिन्हित किया गया है, लेकिन अभी तक केवल 80 परिवारों को ही मुआवजा दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस पूरे प्रकरण का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जो हैं भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। उन्होंने बताया कि जितने लोगों को चिन्हित किया गया है उन सभी को मुआवजा दिया जा चुका है और सरकार आपदा प्रभावितों के प्रति गंभीर है। जोशीमठ के अंदर पिछले 4 महीने से भारी आपदा आई हुई है। सरकार वादे और बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है, सपने भी बहुत दिखाती है, परंतु धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ है। केवल 80-82 परिवारों को मुआवजा दिया गया है और 400 से ऊपर परिवार जो है नामांकित है, रेखांकित हैं, आइडेंटिफाई हैं, उनको आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया। और ये बहाना लगाया जा रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। अब हकीकत क्या है ये तो सरकार जाने। जोशीमठ आपदा से बुरी तरह से ग्रस्त है, लैंडस्लाइड हो रही है, आज भी खिसक रहा है। एकदम मिथ्या समाचार है। एक एक व्यक्ति को जो प्रभावित श्रेणी में आते थे उनको सरकार द्वारा सुविधा दी गई है। लैंड से संबंधित विषय को भी अब सुविधा दिया गया है बहुत जल्दी। और ये पहली बार है आपदा में अभी तक के मानकों के अनुसार सर्वाधिक धनराशि अगर कहीं दी गई है तो जोशीमठ आपदा में दी गई। रुड़की के भगवानपुर कस्बे में चारों ओर डॉक्टर मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। दरअसल पूरा प्रकरण संजीव गोयल क्लिनिक का है, जहां इलाज कराने आई महिला ने कल रात दम तोड़ दिया, जिसको लेकर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाए और हॉस्पिटल पर हंगामा कर दिया, जिसकी सूचना भगवानपुर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे परिजनों को समझाया, लेकिन परिजन डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हालांकि परिजनों की तहरीर पर फिलहाल माहौल को देखते हुए डॉक्टर को पुलिस थाने ले आई। वहीं परिजनों ने डॉक्टर पर पहले भी हुई मौतों का मामला मीडिया के सामने रख दिया और बताया कि पहले भी 4 मौतें हॉस्पिटल में हुई है, मगर स्वास्थ्य विभाग ने कोई भी ठोस कार्यवाही हॉस्पिटल पर नहीं की। जितने भी ये झोला छाप है इनकी मैं बार बार रिपोर्ट सीएमओ सर को भी बता रहा हूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं हम लोगों को भी खुद, क्योंकि सिर्फ एक मृत्यु नहीं है, बहुत सी जगह हैं कि प्रसव कराते हैं, वहाँ भी दिक्कत आ रही है। इनको अब एक कार्रवाई करने है तो मैंने प्रार्थना पत्र तो सीएमओ साहब को सर को दिया हुआ है। हो सकता है अभी शीघ्र 1-2 हफ्ते में पूर्ण से पूरे भगवान क्षेत्र में सब चिकित्सकों के ऊपर जो भी झोला छापे हैं या जो अनियमित रूप से काम कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई। और इसी के साथ अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। उत्तराखंड में डेंगू महामारी का बढ़ता प्रकोप जहां सरकार प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग में डेंगू से निपटने के लिए कोरोना की तर्ज पर ही काम करना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार की माने तो पूरे प्रदेश में 1130 डेंगू के मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जनपद में डेंगू के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि डेंगू से निपटने के लिए दिशा निर्देश और गाइडलाइन दोनों ही जारी कर दिए हैं, जिसमें अब देहरादून में शुरुआती चरण में कंटेनमेंट जोन डेंगू को लेकर बनाने का काम किया जा रहा है। इन सभी कंटेनमेंट जोन में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहां पर निरीक्षण करेगी। फिलहाल 1130 केस की पुष्टि हुई है पूरे स्टेट में। इसमें सबसे ज़्यादा देहरादून जनपद में 655 केसेस हैं, फॉलोड बाय हरिद्वार एंड नैनीताल एंड उसके बाद पौड़ी गढ़वाल। तो डेंगू मैनेजमेंट के संबंध में समय समय पे स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कोविड प्रॉपर मैनेजमेंट से लेके प्रिवेंटिव मेजर्स एंड ट्रीटमेंट इत्यादि के संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस हम लोगों ने समय समय पे जारी किया है। देहरादून में गोरखाली महिला हरितालिका तीज उत्सव समिति के अध्यक्ष ज्योति कोटिया की अध्यक्षता में महिंद्रा ग्राउंड गढ़ी कैंट में हरितालिका तीज उत्सव मेला 2023 का रंगारंग आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के काबीना मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। उत्सव कमेटी के द्वारा सिलेक्ट सांस्कृतिक टीमों ने लोक गीत, लोक नृत्य का प्रदर्शन किया। उत्सव कमेटी पिछले कई सालों से इस उत्सव को भव्य रूप से मनाती आ रही है। आयोजन में गोरखाली समाज के लोगों की उत्साहजनक भागीदारी देखने को मिली। में संस्कृति को जिंदा रखने का काम ये समाज कर रहा है। इस अवसर पर उन्होंने मांग की है कि इसको प्रदेश के सांस्कृतिक मेले में शामिल किया जाए। हम उनसे बातचीत करके इनको प्रदेश के सांस्कृतिक मेले में शामिल कराएंगे। अगले बार जब मेला मनाएंगे तो प्रदेश का सांस्कृतिक मेला होगा। और अपने संस्कृति के संवर्धन के लिए एक बार मैं गोरखाली सभा के माननीय अध्यक्ष जी को और तीज कमेटी के अध्यक्ष को शुभकामनाएं देता हूँ। बधाई। कोटद्वार में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें एक इलाके में से 10 से अधिक डेंगू के मरीज पाए जाते हैं तो उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया जाएगा। इलाके के लिए एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाएगी। इस दौरान सीएमएस ने बताया कि बेस हॉस्पिटल में अब तक 120 डेंगू के मरीज हॉस्पिटल में आए हैं। आजकल डेंगू का बहुत ज़ोर है, हर तरफ फैला हुआ है। हमारे अभी करीब 18 से 20 पेशेंट्स को हम डेली इन्वेस्टिगेट कराते हैं डाउटफुली कि वो डेंगू के पेशेंट्स होंगे। उनमें से 3-4 पेशेंट्स NS1 पॉजिटिव निकलते हैं और बाकी पेशेंट्स नहीं निकलते। उन पेशेंट्स को हम एडमिट करते हैं, उनका इलाज करते हैं और ठीक होने पर उन्हें घर भेज देते हैं। इस समय लगभग 12 पेशेंट एडमिट हैं। जनपद के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बरसात के चलते जनपद के तराई क्षेत्र टनकपुर बनबसा से होकर बहने वाली शारदा नदी भी अब उफान पर आ गई है। बनबसा शारदा बैराज का डिस्चार्ज केवल 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा होने के चलते भारत नेपाल को जोड़ने वाले बनबसा शारदा बैराज पुल पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। जनपद उत्तरकाशी में जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कई मामलों पर मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिला जज गुरु बख्श सिंह ने बताया कि जनपद के पुरुला, बड़कोट और जिला न्यायालय परिसर में चली लोक अदालत में भारी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। पहाड़ों में आजकल मौसम का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। कभी अचानक चटक धूप खिल जाती है तो कभी अचानक बरसात हो जाती है, जिसके चलते पहाड़ों का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो रहा है। 2 दिनों की बरसात ने पगनू गांव को एक बार फिर से खतरे के निशान तक पहुंचा दिया है। 2 दिनों तक लगातार बारिश से काफी नुकसान हुआ है। किसानों के खेतों में भूस्खलन का सारा मलबा आने से कई खेत खलियान पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ तक कि भूस्खलन का सारा मलबा कई आपदा पीड़ित परिवारों के घरों तक भी पहुंच चुका है, जिस कारण पूरा गांव एक बार फिर से खतरे के निशान तक पहुंच गया है।
लगातार भूस्खलन जो हो रहा था मेरे गांव में, और अभी भी लगातार बिना बरसात के भी यहाँ पे भूस्खलन जारी है। और अभी तक नुकसान मेरे गांव में काफ़ी हो चुका है, जल से लेकर भूमि से लेकर मकानों का से लेकर। और अभी पीड़ित परिवार लोग जो हैं, अभी तक देखा जाए तो कम से कम 10 परिवार जो है घर छोड़कर बेघर हो रखे हैं, और दूसरे स्थान पे अपना कैसे करके भी कोई टेंट के नीचे रह रहा है, कोई टीन के नीचे रह रहा है। 2 दिनों की बरसात ने पगनों गांव की मुसीबतें और बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पगनों गांव विगत 1 महीनों से भूस्खलन की मार झेल रहा है। यहाँ आए दिन भूस्खलन हो रहा है, जिस भूस्खलन का मलबा सीधा अब स्थानीय ग्रामीणों के घरों तक पहुँच रहा है, जिस कारण पूरा गाँव इस वक्त खतरे के साए में जी रहा है। वहीं आपदा पीड़ित परिवारों का कहना है कि अब उनका इस गांव में रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह जोशी। चंपावत जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के बाद सोमवार लोहाघाट एनएच पर अचानक भारी मलबा आ गया, जिस कारण से एनएच बुरी तरह बंद हो गया। एनएच बंद होने से सैकड़ों वाहन और यात्री फंस गए थे। हालांकि एनएच के द्वारा सड़क खोलने के प्रयास युद्ध स्तर पर शुरू कर दिए गए थे, लेकिन भारी मलबा होने के चलते दोपहर 2:30 बजे एनएच को खोला गया, जिसके बाद यात्रियों, वाहन चालकों और प्रशासन ने राहत की सांस ली। और आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेल की मिली मेजबानी। सरकार और खेल विभाग जुटा तैयारियों में। सीएम धामी की समीक्षा बैठक। इंडियन ओलंपिक संघ ने 34 खेलों को दी मान्यता। बागेश्वर उपचुनाव की जीत के बाद बीजेपी लोकसभा की तैयारियों में जुटी। प्रदेशाध्यक्ष भट्ट ने कहा, मंगलवार को टिहरी में होगी पहले चरण की बैठक। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 1 दिवसीय देहरादून दौरा। 12 सितंबर को देंगे कई सौगात। बीजेपी ने कहा, उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में करेगा मार्गदर्शन। उत्तराखंड में 17 से 21 नवंबर तक जीआई महोत्सव। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने तैयारियों को लेकर की बैठक। 18 उत्पादों को मिलेगा जीआई टैग। उत्तराखंड में डेंगू का बढ़ता प्रकोप प्रशासन के लिए बना चिंता का विषय। स्वास्थ्य विभाग निपटने को तैयार। 1130 मामले सामने आए अब तक। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।